तो चलते हैं ये समझते हैं, पहले चलते हैं ये समझते हैं कि विश्व को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन चाहिए क्यों चाहिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व को। आइए समझते हैं विस्तार से। एक ओर इस तरह के कार्टून और टिप्पणियां हैं, तो दूसरी ओर ये कार्टून देख लो, ये कार्टून है, ये कार्टून है, देख लो ध्यान से। एक ओर इस तरह के कार्टून और टिप्पणियां हैं, तो दूसरी ओर हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन माना जाता है और होने में अंतर होता है। मानना और होना अलग बात है। एज्यूम करना और रियलिटी में होना, जैसे माननीय मोदी जी काम होने से पहले ही कह देते हैं कि हम इतने बना रहे हैं, और बनते बनते पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, दिखता ही नहीं है वो चीजें। साला 10 साल होने वाला है, अभी तक 15 लाख किसी के अकाउंट में आए नहीं। हम सबने यही तो एज्यूम करके दिया था ना कि हाँ मोदी जी आएंगे, काला धन आएगा। आया नहीं, उल्टा वहां उल्टा जमा हो गया। ये है देश की स्थिति। तो कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, हम मानते हैं, लेकिन क्या सच में संयुक्त राष्ट्र संघ एक सच्चा न्यायप्रिय एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है? बिना पक्षपात के ये काम करता है? कदापि नहीं करता। कैसे नहीं करता, ये सारी बातें आपको यहाँ पे विस्तार से बताता चलेगा, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। अमूमन यूएन कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुत सारे लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। अनिवार्य माना जाता है, नेसेसरी है। जैसे हम प्यार से यूएन कहते हैं, यूएन की फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। पूरी दुनिया मानती है कि ये पूरे विश्व के लिए बहुत जरूरी है, जरूरी है भी, लेकिन इसकी महत्वता तब तक है जब तक हम इसकी बात को माने, जब तक ये हमारे अनुसार काम करेगा। अगर ये हमारे अनुसार काम नहीं करेगा तो हम इसकी बात को ना माने, फिर भी ये हमारा कुछ कर नहीं सकता, आप ये मान लीजिए कि आपका ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी बातचीत का मंच है, सबसे बड़ी बातचीत का मंच है। अभी 2 उदाहरण दूंगा, उनसे आप बेहतर तरीके समझेंगे। यह संगठन उनकी नजर में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। ये लोग बहुत सारे देश इसे शांति और प्रगति के प्रतीक के रूप में देखते हैं। मैं मान सकता हूँ शांति का प्रतीक तो है, इसने दुनिया में बहुत सारे युद्धों को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई, बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आगे सुनो, हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन की जरूरत क्या है? आइए यहाँ ऐसे 2 लोगों के विचार पढ़ते हैं जिन्हें इस संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ। ये कौन कह रहा है? हेड हैमर सोल्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव, ये दूसरे महासचिव थे। ये क्या कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का काम मानवता को स्वर्ग पहुंचाना नहीं है, अर्थात कि आपको लग्जरियस लाइफ देना इसका काम नहीं है। इसका काम है आपको नर्क भरी जिंदगी से बचाना। आप ये मत समझिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ आपको लग्जरी प्रदान करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ लग्जरी के लिए नहीं है, आपको बदतर स्थितियों से बचाने के लिए, युद्ध से बचाने के लिए। ये मत सोचिए कि आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ये सुरक्षा प्रदान करने का काम नहीं करेगा, ये आपको युद्ध से बचाने का काम करेगा।
समझ में नहीं? ये आपको युद्ध से बचाने का काम करेगा। ये आपको घर बना के नहीं देगा, ये आपके घर को टूटने से बचाने के लिए। बात समझ रहे हो ना? आपको ये खतरों से बचाने के लिए है, आपको खतरों से बचाने के लिए है, ना कि आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ये आपकी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाएगा, आपकी जिंदगी को बदतर होने से बचाने के लिए है बस। ये बेहतर बनाने के लिए नहीं है। ये बात आप समझिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो व्यक्ति कह रहा है जो इसका महासचिव रहा है। क्या कह रहे हैं ये? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ। तो आप ये समझिए जतिन कि इसका काम सीधे तौर पर क्या है? सीधे तौर पर है कि आपको ये, अगर आप बदतर स्थिति में हैं, आप बदतर स्थिति की तरफ जा रहे हैं, तो आपको उस बदतर स्थिति से निकाल के इस काबिल बना देना है कि आप अपने विकास के लिए एक सही रास्ता चुन सकें, एक सही रास्ता चुन सकें, जो हमारे देश में हमारी सरकार करती है। हमारे देश में भी हमारी देश की सरकार ये तो नहीं कहती कि हम आपको लग्जरी लाइफ प्रोवाइड करेंगे, पर हाँ क्या कहती है कि हम आपको इतना अवश्य प्रदान करेंगे जिससे कि आप अपने जीवन को इस काबिल बना सके कि आप अपने आप को उस रास्ते पर ले जा सके जहां पर आप भी लग्जरी का आनंद उठा सके। समझ में आएगा? मूलभूत, जिसे कहते हैं मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए है ये। रोटी कपड़ा दवाई, रोटी कपड़ा दवाई, ये चीजें उपलब्ध करा सकता है। ये कहिए कि आपको ये मर्सिडीज उपलब्ध कराए, आपको स्विफ्ट उपलब्ध कराए, आपको हाईबुजा उपलब्ध कराए, ये नहीं। आपको दयनीय अवस्था से बचाने का काम आपका ये संगठन कर सकता है बस। क्यों? ये सिर्फ इतना ही क्यों कर सकता है? क्योंकि ये भी किसी और पर निर्भर है, इसके पास अपना खुद का कुछ भी नहीं है, ये किसी और के बल पर इतना काम कर रहा है। ये बात जानो आप, ये किसी और के बल पर चल रहा है, ये अपने बल पर नहीं चल रहा है। ये काम कर रहा है तो किनके बल पर? हम जैसे देशों के। हम लोग इसे पैसा देते हैं, हम लोग इसे ताकत देते हैं, तब ये काम करता है। अभी जब आप चैप्टर के अंदर चलोगे ना और चीजों को विस्तार से समझोगे, तो यहाँ जो महासचिव जी कह रहे हैं कि इसका काम आपको स्वर्ग पहुंचाना नहीं, बल्कि इसका काम है आपको नरक से बचाना। आगे सुनो, बख्तही की चौपाल, ठीक कहा आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे, हथियार चलाने से बढ़िया है कि जवान लड़ाई जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठा हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं, बनस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करें। शशि थरूर, संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव। तो यहाँ पर हमारे शशि थरूर जी क्या कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? बख्तही की चौपाल है। सच भी है, सच भी है। अगर युद्ध को बातचीत से टाला जा सके तो उससे बढ़िया और क्या है। तो ये आपको, ये जो है यूएन आपको वही बख्तही की चौपाल प्रदान करता है। ये यूएन जो है आपका वही बख्तही की चौपाल प्रदान करता है। ये आपको युद्ध में जाने से पहले कहता है कि आओ यार बैठो, समस्याओं को बैठ के सुलझा सको तो सुलझा लो। ये मौका देता है आपको, एक बातचीत, ये मीडिएटर है। अगर आप दोनों लड़ने जा रहे हैं तो आप दोनों को पकड़ेगा, रोकेगा और कहेगा आओ बैठो दोनों जने और बातचीत करो। और बातचीत से अगर समाप्त हो जाए तो गला काटने का क्या फायदा, गला काटने का क्या फायदा। इसीलिए शशि थरूर जी क्या कह रहे हैं कि आपका जो ये यूएन है ये बख्तही की चौपाल है और हर वर्ष यहाँ बख्तही की जाती है।
हर वर्ष यहाँ पर हर देश का कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करने आता है और अपनी बात रखता है और अपने देश की समस्याएं रखता है। जैसे हम हर बात पे, पाकिस्तान है, कश्मीर का मुद्दा कहाँ उठाता है? यूएन में उठाता है। कुछ होता है? कुछ होता है? होता तो कुछ नहीं है, बस पूरी दुनिया को बताता है कि हाँ ये है, और हम भी जाकर वहीं उठाते हैं। कुछ होता है? कुछ नहीं होता। तो आप ये मान लीजिए ये बख्तही की चौपाल है, बस अपनी बात, अपनी भड़ास निकालो। गोली चलाने से बढ़िया है मुंह से ही अपने दिमाग की भड़ास निकालो, काम खत्म। बस ये करने वाली चीज है और इसके अलावा कुछ नहीं। शुरू में जब ये बना था ये संगठन तो दुनिया को लगा था कि हाँ भाई ये बहुत बड़ी चीज है, बन रही है, लेकिन 1990 के बाद सबको दिखाई पड़ गया कि इसकी वैल्यू माने जीरो। शीत युद्ध के काल तक फुल वर्चस्व से दोनों महाशक्तियां थी, दोनों महाशक्तियां पूरे विश्व को डोमिनेट कर रही थी। तब तक इसकी वैल्यू क्या थी? जीरो ही थी। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका का वर्चस्व हो जाता है और ये अमेरिका के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। तो शशि थरूर जी ने बहुत खूब शब्दों से इसे संबोधित किया है, बहुत खूब शब्दों से, कि ये एक बख्तही की चौपाल है, आओ बैठो चर्चा करो, बंदूक चलाने से बढ़िया है मुंह चलाओ, बस ये है इसकी वैल्यू। ठीक है। और जैसे दूसरे महासचिव जी ने कहा ही, ये आपको स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं है, अपितु ये आपको नरक से बचाने के लिए है। ये आपको लग्जरियस लाइफ प्रदान नहीं करेगी। आपको पता होना चाहिए साउथ अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो गरीबी के गर्द में हैं, पर क्या यूएन उनको गरीबी के गर्द से निकाल पा रहा है? क्यों नहीं निकाल पा रहा? क्योंकि इसके पास अपना कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उन्हें क्या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा देता है, बस मूलभूत सुविधाएं। क्योंकि इसके पास अपनी कोई खुद की जड़ नहीं है, इसके पास अपना खुद का कोई बैंक नहीं है, इसके पास अपनी कमाई का कोई साधन नहीं है। ये जो कमाता है, जो देता है, वो सब हमसे ही लेकर देता है। मतलब जो इसके सदस्य देश हैं वो इसको जो डोनेट करते हैं वही ये दुनिया में सेवाओं के रूप में बांटता है। इसीलिए महासचिव जी ने क्या कहा कि ये आपको स्वर्ग नहीं अपितु नरक से बचाने वाला संगठन है। समझ में आई बात? आगे सुनो। ये दो उदाहरण एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं, लेकिन वे महत्वपूर्ण जरूर है। सच है, हर मर्ज की दवा तो नहीं है, पर कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कहूंगा कि महत्वपूर्ण नहीं है, शुरू में भी कहा मैंने महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें बहुत सी कमियां हैं। उन कमियों को दूर करना भी बहुत जरूरी है। अगर इसे हमें प्रासंगिक बनाकर रखना, इसी प्रकार से महत्वपूर्ण बनाकर रखना है, तो हमें इसमें भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। और बदलाव समय का परम सत्य है। जो समय के साथ बदलाव नहीं करेगा वो समाप्त हो जाएगा। जो समय के साथ अपने आप को नहीं बदलेगा वो समाप्त हो जाएगा, चाहे वो डायनासोर हो, चाहे वो कोई भी हो। समझ में आएगा? पृथ्वी भी अपने आप को समय के साथ नहीं बदलेगी तो पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी। इंसान भी अपने आप को समय के साथ नहीं बदलेगा तो इंसान भी समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं इसके लिए भी यही शब्द प्रयोग करूंगा। महत्वपूर्ण तो है, मैं महत्व पे कोई शंका नहीं, पर और भी महत्वपूर्ण हो सकता है अगर ये अपने आप को एक न्यायोचित संगठन के रूप में स्थापित कर ले तो। अगर ये अपने आप को एक न्यायोचित संगठन के रूप में स्थापित कर ले तो अभी ये मैं कह सकता हूँ ये अभी एक लोकतांत्रिक संगठन नहीं है। आम सभा में लोकतांत्रिक है, परंतु सुरक्षा परिषद में लोकतांत्रिक नहीं है, जो कि इसके महत्व पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता। आगे सुनो। अंतरराष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं, लेकिन वे महत्वपूर्ण जरूर है। अंतरराष्ट्रीय संगठन शुद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। अंडरलाइन कर लेना। अंतरराष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। वे देशों की सहायता करते हैं ताकि
हम सब की बेहतर जीवन स्थितियां कायम है। समझ में आए? ये आपको युद्ध से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये युद्ध से पहले आपको एक बातचीत करने का मंच मुहैया कर देते हैं। जब आप एक दूसरे से मुंह मोड़ के बैठे रहते हैं तो ये आप दोनों को एक साथ लाकर बातचीत करने का मौका दे देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ये युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये युद्ध के समय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, पर कभी कभी ये ज्यादती भी करता है, बहुत ज्यादती करता है। जब अमेरिका कहीं कुछ करने जाता है तो ये कुछ नहीं बोलता, ये बड़ा खटकता है। जैसे अभी यूक्रेन पर रसिया ठोक रहा है, ये कुछ नहीं बोल पा रहा। ऐसी स्थितियों में लगता है कि इसका कोई महत्व नहीं है। ऐसी स्थितियों में इसके महत्व पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये रशिया को क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि रशिया इसका परमानेंट मेंबर है और रशिया इसको मोटा पैसा देता है, और रशिया के ऊपर ये सवाल खड़ा करेगा तो रशिया इसकी आमदनी 98,000 रुपया कर देगा। समझ में आई बात? इसलिए और अमेरिका भी जानता है कि रशिया को कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि रशिया कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। एक समय था वो अमेरिका को टक्कर दे रहा था, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम पंगु बन गया है। आज भी सैन्य ताकत उतनी है उसके अंदर, बढ़ी ही है, घटी नहीं है। बढ़ी ही है, घटी नहीं है कुछ। समझ में बात? चीजों को उसने भी बहुत सारी चीजों को परिवर्तित कर लिया है आज के टाइम। वो भी आधुनिक हो रहा है, आधुनिक है, उतना ही आधुनिक है। ये जान लीजिए आप, दुनिया का सबसे बड़ा देश है तो कुछ तो है ना उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि है नहीं है। रशिया महत्वपूर्ण नहीं है? महत्वपूर्ण है। रशिया विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण है ना, वही चीज। इसीलिए तो यूक्रेन रशिया के वॉर में आपका यूएन कुछ नहीं बोल रहा। यही चीज खटकती है, यही चीज। इसीलिए यूएन के महत्व पर मुझे शंका होती है। ये मेरा पर्सनल है, इसीलिए मैं यूएन को मानता हूँ जीरो, नो वैल्यू इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। समझ में आई बात? जब इन बड़े बड़े देशों का हित जहां सधता है ना, वहां इन छोटे देशों का साथ देने नहीं आता। जैसे अफगानिस्तान के मामले में ये कुछ नहीं बोला, मानव अधिकारों का हनन होता रहा, ये कुछ नहीं बोला। अमेरिका के टाइम पे भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोलता। यही तो दिक्कत है ना, यही दिक्कत है। अमेरिका किसी के घर पे जाकर बम गिरा दे, वहां लोग मर जाए, तब भी ये कुछ नहीं बोलता। यही चीज, मैं ये नहीं कहता कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है अपने लोगों के लिए। पर ये महत्वपूर्ण तब होता है जब कमजोरों के बीच में कुछ होता है। जब ताकतवर कमजोर को कुछ कहता है तब ये कुछ नहीं बोलता। मान लो अगर हम और पाकिस्तान, अगर हम जाएंगे पाकिस्तान पर हमला करने ना, तो हमें बहुत बोलेगा। क्यों? क्योंकि हम इसके स्थायी सदस्य नहीं हैं। हम इसको उतनी मोटी रकम नहीं देते जितना कि अमेरिका देता है, रशिया देता है, चीन देता है, ब्रिटेन देता है, फ्रांस देता है। उतनी मोटी रकम हम नहीं देते। इसलिए बात को समझो आप, ये जो पूंजीवादी समाज है ना, ये पैसे के ऊपर ही है सारा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। देने को तो हम भी देते, पर लोकतांत्रिक तो बनाए। देने को देखो, हमारा अपना अलग लक्ष्य है। हम उतने अभी देते तो हम भी हैं मोटा पैसा, लेकिन हम उतने काबिल नहीं है। हमें अपना देश भी तो देखना है ना, हमें अपना देश भी देखना है। हमने कभी किसी का घर लूटा नहीं है, ब्रिटेन की तरह, फ्रांस की तरह। हमने कभी किसी का घर लूट के घर नहीं भरा अपना। हमने अपनी मेहनत से अपना देश चलाया है ना। तो हमारे पास अथाह धन नहीं है भी तो हमारे नेता चोर हैं। हमारे नेता चोर हैं, क्या करा जाए फिर? देश के ऊपर उल्टा कर्जा करा देते हैं। इतने हरामखोर हैं हमारे देश के नेता। आगे सुनो, देशों के बीच मन मुटाव और झगड़े होते हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने वैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान लें। इसकी जगह वे विभेद के मामलों पर बातचीत कर सकते हैं और इसका एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। वस्तुतः अधिकांश झगड़े और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के ही किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसा तथ्य है जिस पर ध्यान जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती हो। देखो, इसकी अपनी कोई धौंस नहीं है, ना कोई ये देश है, ये हमारे ही सहयोग से बना एक संगठन है। हमने ही इसको जितनी पावर दे रखी है उतनी ही इसके पास पावर है। इसके पास अपना कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं। मैंने बताया ना, ये बिना जड़ का पेड़ है, बिना जड़ का पेड़ है, और बिना जड़ का पेड़ दूसरों के सहारे पे ही टिका रहता है, दूसरों के सहारे पे ही टिका रहता है। समझ में बात? दूसरों के सहारे पे टिकने वाले लोग ज्यादा दिन तक चलते नहीं है। तो हाँ, मैं मानूंगा कि इसका महत्व है, ये युद्धों को रोकने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। ये दो देशों के बीच के मनमुटाव को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन ये जब समस्याएं बड़ी हो जाती है तो ये हाथ खड़ा करके बाहर निकल भी जाता है। ये हाथ खड़ा करके बाहर निकल भी जाता है। ये हाथ खड़ा करके बाहर निकल भी जाता है। सच कहा है शशि थरूर जी ने कि ये भक्तई की चौपाल है। बस आओ, बैठो, बातचीत करो, बकवास करो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा इसका कोई महत्व नहीं है। सच भी है, बिना जड़ का पेड़ क्या कर सकता है जब उसके पास अपनी खुद की ताकत नहीं है? और जिसके पास अपनी खुद की ताकत नहीं होती उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। भाई तू, अगर मैं तुझे सहारा दे रहा हूं तो तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे सहारा दूंगा? वही चीज है। और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के अनुसार नहीं चलेगा तो अमेरिका कहेगा चल गया, तो तुझे मेरे हिसाब से चलना ही नहीं है तो मैं तुझे सहारा क्यों दूं? तेरे को क्यों पैसे दूं मैं? क्या मतलब है तुझे पैसे देने का जब तेरे को मेरे हिसाब से काम ही नहीं करना? अगर हम किसी को अपना एम्प्लॉय रखते हैं तो हम अपने एम्प्लॉय से क्या चाहते हैं कि वो हमारे अनुसार काम करेगा, है ना? तो वही चीज है, ये वही चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभी ये थोड़ा न्याय संगत हो जाते हैं, फिर भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विश्व को एक शांति की राह प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे सुनो। अंतरराष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती हो। अंतरराष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और यह उसके मामलों के लिए जवाबदेह होता है। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। एक बार इसका निर्माण हो जाए तो यह समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। इसका काम क्या है? हमारे बीच में शांति को बनाए रखने में हमारी मदद करना। अगर हम में कभी मतभेद हो जाए तो हमारे बीच में मतभेद को दूर कराने का प्रयास करना। प्रयास ही कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। मध्यस्थता करने का काम करता है ये हम दोनों के बीच में। अगर हम दोनों के बीच में मनमुटाव है तो उन मनमुटावों को दूर कराने का प्रयास। क्यों? क्योंकि हमने ही इसे बनाया है। ये हमारे खिलाफ जाकर कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमने जितनी इसे ताकत दी है इसे उतनी ही ताकत में रहकर काम करना है। समझ में आई बात? उसके बाहर ये जाकर काम नहीं कर सकता। आगे सुनो। अंतरराष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होते हैं। ध्यान से सुनना। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है ना? बहुत से ऐसे काम हैं जिनको पूरी दुनिया को मिलकर ही करना पड़ेगा। बिना पूरी दुनिया मिले उन कामों को कर नहीं सकती। जैसे कोविड ही था, कोविड को अगर हराना था तो पूरी दुनिया को एकजुट होना था। बिना एकजुट हुए पूरी दुनिया इस महामारी से बाहर नहीं निकल सकती थी। तो
तो इस प्रकार की समस्या में आपका ये संगठन बड़ी भूमिका निभाता है। ये पूरी दुनिया को एकत्रित करता है और एक सूत्रीय कार्यक्रम प्रदान, एक जैसी नियत प्रदान करता है कि यार हम सबको एकजुट होना चाहिए और एक नियत से काम करना चाहिए। जैसे पर्यावरण का मुद्दा है, पर्यावरण के मुद्दे में हर देश को समान भूमिका निभानी पड़ेगी। बिना समान भूमिका निभाए पर्यावरण का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि पर्यावरण का ऐसा तो नहीं है कि पर्यावरण से अगर श्रीलंका का नुकसान होगा तो भारत का नहीं होगा, भारत का भी होगा, और भारत का होगा पाकिस्तान भी होगा, पाकिस्तान का होगा तो ऊपर के लाओ। ऐसा नहीं है ना, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसमें एक का नुकसान होगा तो सबका होगा। तो इसीलिए इस प्रकार के मुद्दों पर हम सबको एक साथ बैठकर नीति निर्माण में ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपका संयुक्त राष्ट्र संघ इस मुद्दे पर हम सबको एकजुट करता है, बैठने के लिए मजबूर करता है और चर्चा करने पर और एक जैसे नियम कानून बने, एक जैसी नीति बनाने के लिए हम सबको एकत्रित करके मजबूर करता है कि भाई बनाओ, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो अगर एक बर्बाद होगा तो हम सब बर्बाद होंगे, है ना। ये करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कौन? आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर काम करें। इसकी एक मिसाल तो बीमारी ही है। मैंने भी आपको एक बीमारी का उदाहरण दे दिया। इसकी मिसाल तो एक बीमारी है। कुछ रोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने में सहयोग करे। हम ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभावों का ही उदाहरण दें। वातावरण का तापमान क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाने वाले कुछ रसायनों के फैलाव के कारण बढ़ रहा है। इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र तटीय इलाके, जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल हैं, डूब जाएंगे। हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव का समाधान ढूंढ सकता है, तब भी अंततः सबसे प्रभावकारी समाधान तो यही है कि वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जाए। इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग करना जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए कोई एक देश सब कुछ कर नहीं सकता। इसके लिए सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, तभी इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। नहीं, अगर कोई सोचता हो कि हम तो सहयोग नहीं करेंगे, हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बिगड़ेगा तो सबका बिगड़ेगा। इसीलिए इस प्रकार के मुद्दों पर आपका ये संयुक्त राष्ट्र संघ एक बड़ी भूमिका निभाता है। सबको एक मंच प्रदान करता है चर्चा करने के लिए और एक नीति बनाने के लिए सबको एकजुट करने का प्रयत्न करता है कि हम सबको एक जैसी नीति बनानी चाहिए इस प्रकार के मुद्दों पर, तभी हम दुनिया को बचा पाएंगे। ये कहिए कि ये दो देशों के युद्ध को रोक सकता है, प्रयास कर सकता है, रोक नहीं सकता। युद्ध को रोकने का प्रयास कर सकता है, रोक नहीं सकता। ये जानो, प्रयास करना और रोकने में अंतर होता है। ठीक, आगे सुनो। दुर्भाग्य से सहयोग की जरूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग बात है। पहचानना कि हाँ ये काम होना चाहिए और करने में अंतर होता है। होना चाहिए और होने में अंतर होता है। मानते हैं कि पर्यावरण को अगर हमें बचाना है तो पूरी दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन एकजुट होने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। सब चाहते हैं कि सब एक बराबर करें। अरे भाई, सब एक बराबर कैसे कर सकते हैं बताओ आप? जिसकी जितनी क्षमता होगी वो उतना ही तो करेगा ना। अब अमेरिका के पास सबसे ज्यादा पैसा है तो अमेरिका को सबसे ज्यादा पैसा लगाना चाहिए ना, लेकिन वो ये चाहता है कि नेपाल भी उसके बराबर लगाए पैसा, भूटान भी उसके बराबर लगाए पैसा। संभव है? दुनिया में इससे भी गरीब देश है, तो वो गरीब देश अमेरिका के बराबर पैसा लगा पाएंगे, संसाधन दे पाएंगे?
ये बात है, मानते सब हैं कि इन सब विषयों पर हम सबको एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर काम करना चाहिए, लेकिन काम करना चाहिए और काम करने में अंतर होता है। काम कर नहीं रहे हैं, जानते हैं कि काम करना चाहिए, बस समझ में आई बात। आगे सुनो। देश सहयोग करने की जरूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या हो, इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती। सहयोग में आने वाली लागत का भार कौन कितना उठाए, ये बात अभी जो मैंने बोली आपको, कौन कितना उठाए, सहयोग से होने वाला लाभ का आपसी बंटवारा न्यायोचित ढंग से कैसे हो, मोल तोल के बाद जो तय हो जाए उससे कोई मुकरे नहीं, और आपसी समझौते के बाद जो बातें तय हुई हैं उनसे कोई भी दगा न करे। इन बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमत नहीं होते। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है, ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी समुचित साझेदारी होगी, लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा और कोई सदस्य एक बार समझौते पर शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। ये सब करने में ये भूमिका निभा सकता है, लेकिन निभा नहीं पाता। क्यों नहीं निभा पाता? क्योंकि ये हमसे बना है और ये हमारे विरुद्ध जाकर कोई काम नहीं कर सकता। अगर हम किसी चीज पे एग्री नहीं है तो ये हमें एग्री नहीं करा सकता, ये हमें मजबूर नहीं कर सकता। हम इसकी सदस्यता ही छोड़ देंगे, लो जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, हम सदस्य ही नहीं रहेंगे, बात खत्म। तो ये सब कुछ तय तो कर सकता है, लेकिन हम पर उस तयशुदा चीजों को थोप नहीं सकता। इसके पास उतनी ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमसे बिना जड़ का पेड़ है, बिना जड़ का पेड़ है। ये वाक्य लिख देना पेपर में। कहने के लिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक विशाल वृक्ष है, लेकिन परंतु ये बिना जड़ का पेड़ है, और बिना जड़ के पेड़ का कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। समझ में आएगा? शीत युद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं, अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में बहुत से लोग और सरकारों को इस बात की चिंता सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं पर लगाम कसना असंभव। क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है? और क्या यह संगठन अमेरिकी सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों के उत्तर अध्याय के अंत में खोजेंगे। आप खुद ही बताओ, क्या लगा पाया है? संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगा पाया है? नहीं। तो बात ही खत्म। रूस की में भी नहीं लगा पाया, किसी के भी नहीं लगा पाएगा। मैंने बताया ना, बिना पेड़ के जड़ की कोई औकात नहीं होती। कहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बस कहने के लिए। पैसा मिलना बंद हो जाएगा भाई, जो सोर्स है ऑफ इनकम है वही बंद हो जाएगी। क्या कर लूंगा मैं? कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मान लो पिताजी 4 भाई हैं, पिताजी की कमाई खत्म है, पिताजी की कमाई खत्म है। अब पिताजी अपने चारों बेटों पर नहीं निर्भर है। पिताजी को जो सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है, क्या उस बेटे के खिलाफ पिताजी कुछ बोल पाएंगे? क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि उन्हें भी तो अपनी जीवन यापन करना है ना, उन्हें भी तो अपना जीवन यापन करना है। कैसे वो विरुद्ध चले? बहुत ही कम पिता होते हैं जो न्याय पर टिके रह सके, न्याय पर टिके रह सके। न्याय पर टिकना इतना आसान नहीं है, न्याय पर टिकना इतना आसान नहीं है, और इसके लिए तो टिकना बिल्कुल ही आसान नहीं है।
बता दिया मैंने आपको रीजन। बिन जड़ का पेड़ है बेचारा, और ये टिका हुआ है हम सबके सहयोग पर। तो इसके ऊपर और विस्तार से हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। इसी के साथ आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।